मेरा जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, मेरी रिसर्च एवियन प्यूलिमा वायरस और पीबीएफडी जो कि सीटासिन बीक एंड फेदर डिजीज वायरस है, इन दोनों वायरस जो कि पाकिस्तान में ना इनके ऊपर बहुत कम काम हुआ है। इवन पाकिस्तान क्या, इंटरनेशनली ग्लोबली इस पर बहुत कम काम हुआ है। मैं जो भी आर्टिकल उठाती थी पढ़ने के लिए, मैंने कोई 100 आर्टिकल भी अगर पढ़ा ना तो उसमें सब में बहुत कम डिफरेंस होता था। इसलिए नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा रशीद, आपकी होस्ट शहरोज ग्रामर हाई स्कूल से। अभी मेरे साथ बैठी हुई है तुबा मकसूद। इन्होंने भी अपना मैट्रिक स्कूलिंग शहरोज ग्रामर हाई स्कूल से ही की। बहुत अच्छे मार्क्स लिए मैट्रिक में, एफएससी में। बाद में इन्होंने बीएस किया यूवास यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एमएस किया। तो इनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे हमारे शहरोजियंस को और उसके अलावा दूसरे स्कूल्स के दूसरे फर्दर जो हमारे बच्चे हैं उनको मोटिवेशन मिले, उनको फर्दर फील्ड्स का अंदाजा हो, उनको मेरिट का पता चले। फर्दर बहुत सी बच्चों की कंफ्यूजन्स होती हैं। आई होप कि इस इंटरव्यू से उनकी क्लियर होंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू तुबा मकसूद से। पहले आप बताएं कि कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी? मैं बिल्कुल ठीक। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बेसिकली मैट्रिक शहरोज ग्रामर हाई स्कूल से सुपीरियर कॉलेज कश्मीर और कैंपस से इन्होंने अपनी एफएससी की और बहुत अच्छे मार्क्स एफएससी में लिए। आई थिंक जस्ट सम पॉइंट से या थोड़ी परसेंट से इनका एमबीबीएस में नहीं हुआ एडमिशन। सो क्यों आपने रिपीट करने की बजाय, क्योंकि वो थोड़ा मार्जिन था, तो आपने बायोटेक्नोलॉजी क्यों चूज की? बायोटेक्नोलॉजी एक बड़ी डाइवर्स फील्ड है। इसमें हम लोग जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करते हैं साइंस को यूज़ करके। तो मेरा वैसे भी इंटरेस्ट था रिसर्च में, नई टेक्नोलॉजी को सीखने का और इसको परस्यू करने का। इस वजह से मैंने एमबीबीएस के अलावा उसे चूज़ किया। मेरा मेरिट भी नहीं बन सका और इंटरेस्ट भी मेरा रिसर्च की तरफ से ज़्यादा था, तो इस वजह से मैंने इस फील्ड को चूज़ कर दिया। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे ये पूछूंगी कि बीएस आपका बायोटेक्नोलॉजी में यूआस से हुआ, एमएस पंजाब में, तो बेसिकली दोनों यूनिवर्सिटीज़ में क्या फ़र्क था? क्या डिफरेंस था दोनों में? यूआस जो है वो बीएस बड़ी इजी सी लाइफ होती है। बीएस में आपके पास मार्जिन होता है, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम तो वैसे एमफिल में भी होता है, लेकिन यह कि बीएस इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता। ऑफ कोर्स एमफिल में रिसर्च होती है, आपने कोई नया काम करना होता है जो आपने किसी ने भी नहीं किया, आपने वो करना है। तो इस वजह से एमफिल काफ़ी टफ था मेरा। तो साथ में मैंने जॉब भी की एवियन लेबॉर्ट्रीज में, तो इस वजह से मेरे लिए रूटीन टफ रही, क्योंकि क्लासेस थी 11 से लेके 3 बजे तक, फिर 3 से 10 तक जॉब होती थी। तो एमफिल इस लिहाज से मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस भी था, टफ भी था। बीएस तो ज़रा अच्छे तरीके से गुजर गया, आसान था। और यूआस का सही है कि मैं सुजेस्ट करती हूँ, ज़्यादा बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। CMD से मेरा एमफिल था, वो भी एक रिसर्च सेंटर है एक्चुअली, पंजाब यूनिवर्सिटी का ना एक इंडिपेंडेंट कैंपस है ये, तो वो भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं ये पूछूंगी कि अभी रिसेंटली इनका एमएस कंप्लीट हुआ है, तो एमएस में बेसिकली रिसर्च थी, तो क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी रिसर्च में? कैसे सीनियर्स मिले आपको, कैसे टीचर्स मिले? टीचर्स ऐसे ही है कि मुझे पहले जो मैंने वो की क्लासेस जब थी तब तो मुझे कोई आइडिया नहीं हुआ, सिर्फ मैं क्लासेस देती थी, चली जाती थी। लेकिन रिसर्च में जो मेरे सुपरवाइजर्स थे, पता नहीं वो मेरी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे कि मैं नहीं उतरी, लेकिन वो ज़रा काफ़ी डिफ़िकल्ट थे मेरे लिए, फेवरेटिज्म ज़रा हुई। लेकिन यहाँ के अच्छे थे। मेरी रिसर्च एक्चुअली वहाँ पे थी भी नहीं। मेरी रिसर्च जो है ना, जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ मैं एक काम करती थी, बर्ड डीएनए टेस्टिंग लैब थी एक्चुअली, और वहाँ पे वायरसेस होते हैं दो, एवियन प्यूलिमा वायरस एंड सीटासिन बीक एंड फेदर डिजीज वायरस। तो मेरा उसी पे काम था। मेरे सुपरवाइजर ने खुद ही मुझे सुजेस्ट किया कि आप अगर उस पर काम करना चाहें, तो वो था भी बहुत ज़्यादा नोवेल काम, किसी को ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया था ही नहीं। बर्ड्स के मतलब अब हमारी जो ब्रीडिंग कम्युनिटी है ना, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों में रुझान पैदा हो रहा है इस तरफ से, वरना पहले इस काम की तरफ तो बिल्कुल किसी को आइडिया नहीं था इसका। तो मेरी इसी पे रिसर्च थी, बर्ड्स में ये 2 वायरसेस जो थे उनकी डिटेक्शन, और उनकी डिटेक्शन से ब्रीडर्स को जो है वो उनके साथ कम्युनिकेट करना और उन्हें बताना कि ये वायरस जो है इसको आप किस तरह से कम कर सकते हैं, किस तरह से ब्रीडिंग कम्युनिटी को फ़ायदा है। क्योंकि हम जब ये वायरस डिटेक्ट करते थे तो फिर वो जो बाकी जो बर्ड्स उनके साथ रहते थे वो उन्हें अलग कर देते थे उनसे, और इस तरह से बाकी जो बर्ड्स हैं उनमें ये वायरस स्प्रेड नहीं होता था, क्योंकि ये कंटेजियस वायरस है और डेडली है।
इनमें जो फर्टिलिटी रेट है एवियन पलीमा वायरस में वो तकरीबन 100% है। सिटासिन में फिर भी 70 to 80% है, लेकिन पलीमा वायरस जो है ना वो डेडली वायरस है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी, अब दोबारा एमडी कैट हो रहा है, आई थिंक 21 सितंबर को है। तो ज़ाहिर है अब एमडी कैट में अगर देखा जाए इतने स्टूडेंट्स हैं तो पार्टिसिपेट तो नॉर्मली जिन स्टूडेंट्स का नहीं होता 2 फील्ड्स रह जाती हैं ज़्यादातर बच्चे, डीपीटी डी फार्मेसी, डीपीटी डी फार्मेसी। आपकी बायोटेक्नोलॉजी थी, तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप इस पे क्या देना चाहेंगे कि एक बच्चा अगर 4 साल की डीपीटी डी फार्मेसी की डिग्री करता है, अगर इसकी जगह 4 साल में वो कोई स्किल सीखे, कोई बिजनेस के रिलेटेड कोई चीज़ें सीखे और वो फर्दर आगे अपना बिजनेस करे। अब आजकल डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है, तो 4 साल आप डिग्री लेते हो, बाद में क्या होता है, जॉब नहीं मिलती, स्कोप पाकिस्तान में नहीं है, डी फार्मेसी डीपीटी इन चीज़ों का स्कोप भी नहीं है। तो क्या आप प्रेफर करते हैं कि डिग्री लेना अच्छा है, मैच्योरिटी आती है, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, ग्रूमिंग होती है, या इसकी जगह आप एक स्किल सीखो और आप बिजनेस करो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? मेरे अगर मुझसे पूछे तो मैं तो हमेशा हर किसी को ये सजेस्ट करूँगी कि वो कोई स्किल सीखें और बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि अब इस तरह से है कि पाकिस्तान में तलीम तो ज़्यादा हो रही है, इसका रुझान बढ़ रहा है। पहले अब आप देखें तो हमारी फैमिलीज़ में कोई इक्का दुक्का लोग होंगे जो पढ़ते होंगे, लेकिन अब आप किसी भी फैमिली में चले जाएं तो तकरीबन माशाल्लाह सारे बच्चे ही पढ़ रहे होते हैं। परसेंटेज अब आप छोटे क्लास में बच्चों की देख लें तो 98% पे ही जो है वो कोई 10 बच्चे होंगे। इतना ज़्यादा जो है ना कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप एक स्किल सीखें, क्योंकि आजकल वाकई आपने जैसे कहा कि डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। अब देखिए मैं अब इतने ज़्यादा पैसे लगा के, आप 6 साल लगा के ये डिग्री करते हैं, ठीक है, 4 साल BS में लगाते हैं, 2 साल MPhil में लगाते हैं, आगे मजीद अगर PhD करें तो 3 साल या 5 साल मैक्सिमम होते हैं, आप PhD में लगाते हैं। और मैंने इवन देखा है PhD इवन जो अब्रॉड से करके आए हैं उन्हें भी पाकिस्तान में नौकरी नहीं मिलती। इवन मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ पे भी एक लड़की आई थी मलेशिया से, फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे वो PhD करके आई थी और पाकिस्तान में उन्हें कोई जॉब नहीं मिलती। ये पाकिस्तान के हालात है। तो मेरा मानना तो यही है कि आप कोई भी स्किल सीखें, 1-2 साल 3 साल बहुत ज़्यादा होते हैं कोई स्किल सीखने के लिए, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। अच्छा, तो इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बेसिकली आपका MS हुआ, ज़ाहिर डिफेंस आपने दिया, तो एक दिन का डिफेंस होता है, लेकिन इसके पीछे मेहनत बहुत ज़्यादा लंबी 2-3 महीने की आई थिंक, या उससे भी ज़्यादा बेटर। तो कैसा रहा था वो डिफेंस का दिन, और किस मुतल्लक आपकी रिसर्च थी, और टीचर्स कैसे थे आपके? थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें। मेरा जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, मेरी रिसर्च एवियन पलीमा वायरस और PBFD जो कि सिटासिन बीक एंड फेदर डिजीज वायरस है, इन दोनों वायरसेस जो कि पाकिस्तान में ना इसके ऊपर बहुत कम काम हुआ है। इवन पाकिस्तान क्या, इंटरनेशनली ग्लोबली इस पर बहुत कम काम हुआ है। मैं जो भी आर्टिकल उठाती थी पढ़ने के लिए, मैंने कोई 100 आर्टिकल भी अगर पढ़ा ना तो उसमें सब में बहुत कम डिफरेंस होता था। इसलिए मुझे रिसर्च में मैंने ना थीसिस लिखने में ये भी मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस आया, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं था इस बारे में लिखने के लिए। तो लेकिन यह कि मैंने थीसिस पे बहुत ज़्यादा मेहनत एक्चुअली की वैसे लिखने में। इतना अच्छा था मेरा थीसिस बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे जो सुपरवाइज़र हैं वो, उनकी मैं फेवरेट स्टूडेंट इस वजह से नहीं शायद रही कि मैं थोड़ा सा हंसती हूँ, थोड़ी सी नॉन सीरियस थी शायद इस वजह से। और दूसरा ये कि मैं रेगुलर भी उस क्योंकि मेरी रिसर्च वहाँ पे थी जहाँ मैं जॉब करती थी, तो इसलिए मैं रेगुलर भी ज़्यादा नहीं रहती थी। और अगर मैं यूनिवर्सिटी जाती भी थी तो उन्हें शायद मैं नज़र नहीं आती थी, तो नहीं होता था तो आई ही नहीं है। तो इस लिहाज से वो बस मिक्स होता गया, ये चीज़ें एडअप होती गई। और उन्हें मैं मेरे 2 सुपरवाइजर थे, जो मेरे CMB के डायरेक्टर हैं वो भी मेरे मेन सुपरवाइजर वो थे, और एक सुपरवाइजर थे। बस अब वो ये वीडियो ना देख लें वैसे। अच्छा, तो वो जो है ना, जब मैंने थीसिस लिखा उन्होंने चेक वगैरह किया ना, तो मेरे डिफेंस से कुछ दिन पहले जब उन्होंने मेरी प्रेजेंटेशन वगैरह देखी, मैं प्रेजेंटेशन देने गई, तो वो दिन वैसे मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो इतने ज़्यादा ग्रजेस निकालेंगे और इतना कुछ कहेंगे मुझे। लेकिन उन्होंने कहा ये तुमने प्रेजेंटेशन क्या बनाई है, ये तुम कुछ भी नहीं है जो तुमने लिखा है, ये वो। थीसिस भी जो मेरे डायरेक्टर हैं उन्होंने बड़ी आसानी से ये बात कह दी कि थीसिस पुत्र तो आपने लिखा। मैंने कहा सर आप अपना, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। मैंने कहा सर ये बात ना करें। कहते आगे से कि मैं ना दारी एवं नहीं चिट्टी की थी, दिल में तो मेरे आया वैसे एवं की थी, क्योंकि मैंने सारा थीसिस खुद लिखा था। मेरे दोस्त मेरे घर वाले इस बात के गवाह हैं कि मैंने
पूरी पूरी रात बैठ के जो है ना, इतने घंटों में बैठी रही हूँ एक जगह से, सुबह 9 बजे बैठ के रात के 1-2 बजे उठती रही हूँ। इतना मैंने थीसिस पे काम किया है। रिसर्च में चले मैंने शायद उनके मुताबिक इतना नहीं किया, लेकिन मैंने थीसिस बहुत मेहनत से लिखा। तो वो जब मैंने अपने सीनियर्स को भी ये बात बताई कि डायरेक्टर ने ये बात किया, तो उन्होंने कहा एक तरह से उन्होंने तुम्हें अप्रिशिएट शायद किया है कि उन्हें यकीन नहीं आया कि तुबा अच्छा थीसिस लिख सकती है इतना। वो खैर एंड तक भी वैसे इस बात को नहीं माने कि थीसिस मैंने खुद लिखा है। उन्हें लगा कि शायद मैंने कोई 60-70 हज़ार दे के किसी से लिखवाया है, क्योंकि बच्चे लिखवाया है वहाँ पे, बच्चों ने कुछ नहीं लिखवाया भी था, इतने पैसे लगते हैं थीसिस लिखने में। तो खैर फिर जब मेरा डिफेंस था तो मैंने सोचा वैसे कि मेरा बहुत अच्छा मतलब दिन गुजर जाएगा, सबका इजी सीन था। लेकिन डायरेक्टर ने मेरा डिफेंस भी, उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि मैंने तुम्हारा और तुम्हारी दोस्त का डिफेंस जो है वो रखवाया ही डायरेक्टर ऑफिस में इसलिए ताकि ना मैं तुम लोगों को बता सकूँ, मैं तुम लोगों को बताऊँगा कि ये जो तुम लोग चिल करती रही हो या फिर रेगुलर नहीं रही। तो जिस दिन मेरा डिफेंस था, मेरे ये है कि मेरा जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि मेरी रिसर्च जो है वो इतनी ज़्यादा यूनिक थी कि इसके बारे में ना आइडिया नहीं था किसी को। तो जो मेरे एक्सटर्नल है, हालांकि उन्होंने मेरा थीसिस पहले पढ़ के आए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उनके पास नहीं थे इस लिहाज से, क्योंकि मैंने इस पर इतनी देर लगा के मैंने पढ़ा, फिर मुझे सारी समझ आई और मैंने रिसर्च की, तो उनके लिए बहुत अलग टॉपिक था। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा कि इस मामले में उन्होंने मुझसे इतने क्वेश्चन नहीं किए। लेकिन मेरे जो सुपरवाइजर थे वो मेरे इंटरनल थे, और इंटरनल अपने बच्चों को सपोर्ट करता है हमेशा एक्सटर्नल के सामने, उसे डिफेंड करता है। ठीक है, डिफेंस में यही होता है, आप बच्चे नहीं यहाँ डिफेंड करना होता है, अगर वो नहीं कर पाता तो टीचर करता है, क्योंकि टीचर ने रिसर्च कराई होती है। तो वो जो मेरे सुपरवाइजर थे, वो जो डायरेक्टर थे, वो पहले ही वो ग्रेजुएट्स थे उन्हें मेरे साथ, तो वो उल्टा आ गए, हाँ जी तुबा, अपने टेबल से उठ के आ गए मेरे डिफेंस लेने। हालांकि मैंने एक्सटर्नल के सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए, क्योंकि वो इतना मुश्किल नहीं थे, उन्हें ज़्यादा नहीं पता था इस बारे में। लेकिन सुपरवाइजर ने तो मेरा 3-4 दफ़ा थीसिस पढ़ लिया हुआ था, रिव्यू किया था, उन्हें आइडिया था मेरी रिसर्च के बारे में। तो उन्होंने बहुत बहुत मुश्किल क्वेश्चंस किए, जो कि बाद में वहाँ पे जो मौजूद और टीचर्स थे उन्होंने भी कहा कि ये उन्होंने ज़्यादती की है, इतने डीप क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए थे जितने उन्होंने किए हैं। और भी कुछ टीचर्स वहाँ पे आ गए, उन्हें भी बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि इवन एक टीचर ने मुझे बाद में कहा कि मैंने ना आपकी जैज देखनी है, मुझे यकीन नहीं है कि आपने ये रिसर्च की है। तो मैंने उन्हें बोला कि हाँ मैम आप चेक कर लें। तो वैसे ही है कि मेरा अच्छा डिफेंस गुजर गया अनटिल वो डायरेक्टर जब तक नहीं आया था। वो जब आए तो फिर उन्होंने तो मेरे साथ वही किया जो उन्होंने सोचा था, क्वेश्चंस किए बहुत ज़्यादा, फिर इंसल्ट की, और फिर उन्होंने बस फिर मेरा डिफेंस इतना वो जो एंड था वो अच्छा नहीं था। शुरू में हालांकि मैं बिल्कुल भी नहीं डरी हुई थी, मुझे ये था अच्छा हो जाएगा। तो डिफेंस खैर मेरा फिर अच्छा नहीं रहा। कभी अच्छा वक्त भी आता है, कभी बुरा वक्त भी आता है, सही है। लेकिन अब इंशाल्लाह इनका एमएस जो है इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और फर्दर आपने तो इस अभी एमएस आपका रिसेंटली हुआ है, डिफेंस का आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उसके अलावा फर्दर आप पीएचडी करेंगी, पाकिस्तान से करेंगी, बाहर करेंगी, तो क्या आप इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं? और जो आपके टीचर्स थे डिफेंस का, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? टीचर्स ये है कि अच्छे थे, मेरे जैसा भी वक्त गुजर गया अच्छी तरह से। इंसान जहाँ पे भी होता है, जिस सिचुएशन में भी होता है, आप उससे सीखते ही हैं। ठीक है, उस वक्त नहीं आपको पता चलता, लेकिन बाद में आप रियलाइज करते हैं, आप काफ़ी चीज़ें वहाँ से सीखते हैं। तो अच्छे थे टीचर्स मेरे, वो ठीक है, हर जगह इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, पर्सनल ग्रजेस एंड ऑल दैट, लेकिन कैंप जो है वो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। यहाँ पे एडमिशन काफ़ी मुश्किल से होता है, बहुत ज़्यादा। जब मैंने टेस्ट दिया था काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे जिनमें कुछ सीट्स थी, जो कि मतलब मैं भी लकी रही कि एडमिशन मेरा यहाँ पे हुआ। रिसर्च सेंटर है बहुत अच्छा। तो वैसे ये कि अगर पीएचडी का मुझसे पूछें तो पीएचडी मेरा इरादा वैसे अभी यही है कि स्कॉलरशिप पे, अगर फुली फंडेड इंशाल्लाह स्कॉलरशिप पे मेरा बाहर नहीं हो जाए, जर्मनी वगैरह या इटली, चाइना में वैसे इजीली हो जाता है, लेकिन चाइना में ज़रा और कुछ मसले मसाइल होते हैं। तो ये अगर हो जाए मेरा इंशाल्लाह फुली फंडेड पे, फिर मैं पीएचडी परस्यू करूँगी, वरना अभी तो जॉब पे मेरा इरादा है। तो अभी इनका एमएस भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आगे इनकी जर्नी अच्छी रहे, और जैसे इन्होंने अपने टीचर्स को भी दुआएं दी, इसी तरह सब स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, बेसिकली टीचर्स जो होते हैं आपको सिखाते हैं। ये इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उस टाइम पे आपको लगता है कि उस टाइम पे वैसे मेंटली एग्जॉस्ट हुआ होता है बंदा, उस टाइम पे बंदा नेगेटिव ही सोचता है, लेकिन बाद में जब लाइफ में फर्दर एक्सपीरियंसेस होते हैं तो आपको पता लगता है नहीं यार टीचर ने वो बात सिखा दी थी, अच्छा था। तो फर्दर इन्होंने आगे से जॉब करेंगे, पीएचडी, ये आगे इनकी मर्जी होगी। आई होप कि आपका अगली जर्नी गुड लक, विश यू गुड लक। और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं
और फर्दर जो अभी एमडी कैट दे रहे हैं, मेरी उनको सबको यही कहूँगी कि आप लोग मेहनत करें, अपनी लाइफ में पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि यही दिन होते हैं कैरियर बनाने के। एफएससी के स्टूडेंट से ये 2 साल एफएससी में मेहनत कर लो तो अगले ही 2 सालों ने आपका अगला कैरियर डिसाइड करना है कि आपको किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, मेडिकल कॉलेज में विद इन द 100 स्टूडेंट्स में बैठना है, या आपको किसी आम सी यूनिवर्सिटी से कोई दूसरी फर्दर डिग्री लेनी है। तो ये डिपेंड करता है कि अगले 4 साल में आपके नाम के साथ इंजीनियर, डॉक्टर लगता है या क्या लगता है। तो फर्दर आप लोग मेहनत करें अपनी लाइफ में, इसी तरह इनकी जो जर्नी है उससे भी आप लोग सीखें, और आई होप कि आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा।